स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं पाइथन के, ठीक है। कि भाई है क्या, क्यों यूज करते हैं, आपके कैसे काम आने वाले, इन सब चीजों के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इन द वेरी बेसिस पाइथन इज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर देखते हो, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर देख लो आप, वो सब किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिकली आपका सिस्टम जस्ट हार्डवेयर है, उसके अंदर कुछ भी सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता, ठीक है। इनफैक्ट इवन बूटअप करने के लिए जो आप पावर बटन दबाते हो, तो जो आपका कंपनी, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, उसका लोगो आता है, एवरीथिंग आती है ना, वो सब भी थ्रू सॉफ्टवेयर से पॉसिबल हो पाता है। अब हर एक लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो पाइथन है, सी प्लस प्लस है, असेंबली है, जावा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है। पाइथन आपके कोर्स में क्यों है? पाइथन बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनर फ्रेंडली है। लाइक जो जिसने बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, जिसको लाइक प्रोग्रामिंग का भी नहीं पता है, उसको भी बहुत इजीली समझ आती है, ठीक है। बाकी जो लैंग्वेज है उसमें सिंटैक्स एंड नोटेशन बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और जो लॉजिकल चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा इंक्लूड होती है, पाइथन के अंदर काफी ज्यादा कवर्ड अप होती हैं। बेसिकली कैसे कवर्ड अप होती हैं? पाइथन ना इज लाइक बिल्ड टू मेक कोड शॉर्टर, ठीक है। जो हम कोड लिख रहे हैं, एक कोड लिख रहे हैं, इतना तो पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, इतना तो आइडिया होगा कि भाई हम कोड लिखते हैं, वो रन होता है, उससे हमें आउटपुट मिलता है ना। तो हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब कोड लिखते हैं, तो बेसिकली काफी बड़ा होता है वो कोड, ठीक है। तो पाइथन बिल्ड ही इस चीज के लिए किया गया था कि भाई जो कोड है उसकी लाइंस ऑफ कोड जो है उनको छोटा किया जा सके। तो काफी सारे लॉजिक, काफी सारी चीजें इसके अंदर इनबिल्ट आ जाती हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कुछ नंबर्स है, मेरे को उन्हें सॉर्ट करना है असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, किसी भी तरीके से, ठीक है। अगर मेरे को सी प्लस प्लस या जावा वगैरह में किसी में करना पड़ जाए, तो मेरे को आराम से मिनिमम 10 to 12 लाइन्स लग जाएंगी उसके कोड में, ठीक है। पाइथन में वो चीज 2 लाइन में हो सकती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा यूज की जाती है, पाइथन बिगनर फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा पार्ट, जब आप एआई वगैरह की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि आजकल एआई है हर जगह पे, राइट। तो एआई की हो गया या साइबर सिक्योरिटी एज अ फील्ड ले लूं मैं, इन सबका जो कोर है ना, वो पाइथन के ऊपर बेस्ड है। पूरा का पूरा एआई पाइथन के ऊपर चलता है, पूरा पूरा साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पाइथन के ऊपर चलता है, ठीक है। तो काफी एक और पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। मेरे पास 3 लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल, ठीक है। लो लेवल होते हैं जो सीधा सीधा आपके सीपीयू वगैरह को रन करने के काम आते हैं, ठीक है, क्योंकि विंडोज से भी पहले आपको बायोस पता होगा, अरे जब पावर बटन दबाते हो लोगो वगैरह आता है, तो वो जो लोगो वगैरह लाने वाला वगैरह का काम होता है, वो सब होता है लो लेवल लैंग्वेजेस का, ठीक है। इसके अंदर हमारे असेंबली आती है, और इसके अंदर हमारे पास स्माली करके भी एक लैंग्वेज है, वो भी आती है, ठीक है। उसके बाद आती है मिड लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। मिड लेवल लैंग्वेजेस आर जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह पे बिल्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, ये जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ड होते हैं उन्हें कहते हैं मिड लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर आपकी सी प्लस प्लस, ठीक है, जावा, और आपके ऐसी लैंग्वेजेस इसके अंदर आती है, ठीक है। फिर आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है जिसके अंदर आपके एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड होती हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड होते हैं, आपके एआई सिस्टम्स वगैरह बिल्ड होते हैं, ये सब बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पाइथन, रस्ट, हाँ पाइथन हो गया, रस्ट हो गया, और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है, सारी हाई लेवल पे आती हैं, ठीक है। अब आपको क्यों नेसेसरी है ये? देखो, एज अ डेटा एनालिस्ट ले लो, एज अ बिजनेस एनालिस्ट ले लो, देखो डेटा साइंस में तो प्रॉपर पाइथन है ही है, वो तो बिल्ड ही पाइथन के ऊपर होता है डेटा साइंस तो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स या इन वाली फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना मेरे को अपने काम को एफिशिएंट करना होता है, ठीक है। कि भाई मेरे को बहुत सारा काम ना करना पड़े। आपने जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा, कि आपने अब तक देखा होगा कि भाई प्रोसेस है हर एक चीज का, कुछ भी आपको एक चार्ट भी बनाना है, उसका भी एक प्रोसेस है, राइट। उस प्रोसेस को मैं स्ट्रीमलाइन कर सकूं, इस चीज के लिए मेरी पाइथन यूज की जाती है, ठीक है। तो इन द वेरी बेसिक सेंस होगा क्या पाइथन से, कि भाई जो काम करने में आपको आधा से 1 घंटा लग रहा था, उस काम को आप 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में कर पाओगे, ठीक है। मैक्सिमम ले रहा हूं मैं आधा घंटा, एंड ये रिपीटेबल हो जाएगा। मतलब जैसे एक्सेल वगैरह के अंदर आपने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, सो इट्स अ प्रोसेस। अब आपको हर एक डेटा के बाद, हर एक डेटा के हिसाब से अलग अलग आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ग्राफ बनेगा। पाइथन में आपने एक बार कोड लिख दिया, वो डेटा को अपने आप रीड करेगा, अपने आप उसका ग्राफ बना के दे देगा, ठीक है। फास्टर है, एफिशिएंट है, इस वजह से पाइथन को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। एंड पाइथन का एक फायदा और हमें क्या मिलता है कि भाई जब भी मैं टेक की बात करता हूँ, तो ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे को एटलीस्ट आनी ही आनी चाहिए,
क्यों? क्योंकि मेरे को ना टेक एज अ होल की अंडरस्टैंडिंग मिलती है उससे, कि भाई एक मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, जिस सिस्टम के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, वो चीज ही कैसे वर्क कर रही है। पॉइंट, भाई मैं तो कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे वर्क कर रहा है कंप्यूटर, राइट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से ना हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भाई एक कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले पाइथन का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखो, यहाँ का हो गया कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर। अच्छा, पाइथन है ना, एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जब मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक जब मैं कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा हूँ इस केस में, अपने कंप्यूटर के साथ। क्लियरली समझ आ रहे हो? अब कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर की अगर मैं कोर की बात करूं, बचपन में कंप्यूटर्स पढ़े होंगे सबने, 0 1 बाइनरी, राइट। तो कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी, ठीक है, बट हमें बाइनरी नहीं आती, राइट। मतलब सीखना चाहो आप सीख सकते हो, बट स्टिल बाइनरी में एक वर्ड लिखने के लिए आपको 10 10 12 12 कैरेक्टर मिनिमम एक लेटर के लिए यूज करने पड़ जाते हैं, ठीक है, पॉइंट नहीं है। तो बेसिकली हमें बाइनरी नहीं सीखते, हम बाइनरी नहीं आ रही होती हमें, है ना। हमें क्या आती है सबसे प्रेफर्ड? इंग्लिश। अगर मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज की बात करूं, तो इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश से बाइनरी तक जाने का जो मेरा ट्रांसलेशन है, वो होती है प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैं इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है, उसको प्रॉपर बाइनरी में कन्वर्ट करना एंड एवरीथिंग, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब पाइथन इसमें कैसे आता है, या बाकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे आती है? तो जब मैं पाइथन की बात कर लूं, या सी प्लस प्लस की बात कर लूं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, या ट्रांसलेटर की तरह वर्क करते हैं। पाइथन इज नॉट लाइक सॉफ्टवेयर या कुछ है जो भाई आपने बस इंस्टॉल कर लिया, उसके ऊपर आप चीजें करो, जैसे एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, राइट। उसके अंदर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हो, ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह एक्सेल खुद कर रहा है, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, तो मेरा ना जो इंग्लिश से बाइनरी में ट्रांसलेशन है, वो करती है मेरी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो जो ये ट्रांसलेशन का काम है, ट्रांसलेशन का जो काम है, ये करती है मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, हमारे केस में पाइथन, ठीक है। कोर कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब जब मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, जब मैं सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, तो भाई इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करूं या कुछ भी यूज करूं। इट्स लाइक कि भाई मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, कोई मेरा ट्रांसलेटर है, वो ट्रांसलेट करके सामने वाले को समझा रहा है। अब जरूरी थोड़ा ना है कि भाई मैं जो लैंग्वेज मतलब सिर्फ मैं ही अगर इंग्लिश बोल रहा हूँ तभी वो ट्रांसलेट कर पाएगा। कहीं से भी मेरे ट्रांसलेटर को, एक सिचुएशन है कि भाई दो पर्सन है, मैं और कंप्यूटर है, ठीक है, और मेरे को इंग्लिश आती है, कंप्यूटर को बाइनरी आती है। बीच में मैंने एक ट्रांसलेटर हायर कर लिया जो इंग्लिश से बाइनरी में ट्रांसलेट करता है। अब ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि भाई जब मैं इंग्लिश बोलूंगा तभी वो बाइनरी में ट्रांसलेट कर पाएगा। उसके लिए तो कोई भी इंग्लिश बोले, जब ट्रांसलेटर है जो, तो कोई भी इंग्लिश बोले, वो उसे बाइनरी में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा देगा, ठीक है। तो जो मैं हूं ना इस केस में, वो है आईडीज, ठीक है। जो इंग्लिश बोल रहा है वो है आईडीज, ठीक है। नजर समझना, दो तीन टर्म्स है, ठीक है, वो है आईडीज। आईडीज की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये है आईडीज। अब ये ना मतलब बहुत सारे होते हैं। कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे वीएस कोड है, जेड है, ठीक है, पाइचाम है, ये बहुत सारे, ठीक है। इन सब के अंदर मैं अपना इंग्लिश में कोड लिखता हूं। पाइथन आता है एज अ ट्रांसलेटर, पाइथन आता है एज अ ट्रांसलेटर, जो कि इसको एक सिंगल लैंग्वेज बाइनरी में कन्वर्ट करता है। गेटिंग पॉइंट? नहीं नहीं, अभी तो मैंने बताया कि जब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो जहां पे मैं इंग्लिश, अब देखो कंप्यूटर में तो मैं बोल के नहीं बता रहा हूँ, उसमें तो टाइपिंग कर रहे हैं हम। तो जहां पे मैं इंग्लिश टाइप कर रहा हूँ, अब जरूरी थोड़ा ना है कि भाई जो मेरा ट्रांसलेटर है वो किसी एक ही सोर्स की इंग्लिश समझेगा।
इंग्लिश तो इंग्लिश है, वो कहीं से भी आए वो उसको ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये ना अलग अलग मेरे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर मैं अपनी जो इंग्लिश है जो कोड है वो लिखता हूँ। पाइथन इज अ ट्रांसलेटर जो इनमें से किसी में भी वर्क करता है एंड उसको ट्रांसलेट करके मेरा बाइनरी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब इसमें ना ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा लाइक ट्रिकी है, बट इस वाले को मतलब बहुत ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। टू बी टेक्निकली करेक्ट, एक्चुअली बाइनरी में कन्वर्जन नहीं होता है, हमेशा ना मशीन कोड कहते हैं इसको। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस सिंपल सा ये है कि जो मशीन कोड है वो फिर आगे बाइनरी में ट्रांसलेट होता है। थ्री लेवल्स होते हैं, मेरा मेन कोड है, फिर मशीन कोड, फिर बाइनरी। ठीक है। तो ये जो बाइनरी में ट्रांसलेशन है ना, वो हर एक सिस्टम के लिए बाइनरी अलग अलग होती है। गेटिंग योर पॉइंट? कि आपने बेसिक सा बचपन में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी समझते हैं, है ना? बट हर एक सिस्टम के लिए बाइनरी लैंग्वेज अलग अलग होती है। ठीक है, समझते हो? जीरो वन की लैंग्वेज है, बट कौन सा जीरो और कौन सा वन कहाँ पे आएगा वो हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आप जो अभी हमारे पास सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स होते हैं x86 या x64 होते हैं, x32 होते हैं, सिस्टम्स होते हैं ये। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर। इन द वेरी बेसिक सेंस बताओ, तीन चार तरीके के मेरे पास अलग अलग प्रोसेसर होते हैं। ठीक है। x32 हो गया, x64 हो गया, x86 हो गया। ठीक है, आर्म होता है। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास हाँ जो ये मैक वाले आते हैं वो होते हैं। ये सब ना मतलब समझते बाइनरी है, बट थोड़ी अलग अलग होती है, मतलब जीरो वन की प्लेस में थोड़ी थोड़ी अलग होती है। ठीक है। तो मशीन कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला काम आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, जिस सिस्टम के ऊपर आप हो। ठीक है। जो मेरा मेन इंग्लिश वाला कोड है उससे मशीन कोड में कन्वर्ट करना इज पाइथन। क्लियर है इतना कंसेप्ट? क्लियर है? कोई डाउट? नहीं? बेस लेवल पे समझा, बहुत इजी था, है ना? तो देखो, जब भी मैं पाइथन में प्रोग्राम करूंगा मेरे को दो चीजें चाहिए। मशीन कोड में तो क्योंकि पाइथन ही कन्वर्ट कर रहा है, तो मशीन कोड के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। राइट? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक जगह चाहिए जहां पे मैं कोड लिख सकूं, और एक मेरे को अपना ट्रांसलेटर चाहिए। तो हम इन दो चीजों पे वर्क करेंगे। ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। बट इन पे भी जाने से पहले दो तीन कंसेप्ट हो रहे हैं वो सब सीखेंगे। ठीक है। इजी लग रहा है? हाँ इजी ही रहेगा, डोंट वरी। ठीक है। अब ना प्रोग्रामिंग की ही बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ना, वो भी दो तरीके से किया जाता है। जो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये भी दो तरीके से किया जाता है। एक होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है। दूसरा होता है कंपाइलेशन। ठीक है। इनका मतलब भी समझते हैं। बेसिकली दो तरीके हैं। जो प्रोग्रामिंग, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो अलग अलग तरीकों को फॉलो करती है। ठीक है। पाइथन जैसे है वो इंटरप्रिटेशन को फॉलो करती है, सी प्लस वगैरह की बात करूं वो कंपाइलेशन को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली हर एक लैंग्वेज किस तरीके से कोड को ट्रांसलेट कर रही है वो प्रोसेस डिफर करता है, एंड ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर उसे डाला जाता है, इंटरप्रिटेशन एंड कंपाइलेशन। तो बेसिकली जब मैं पाइथन की बात करता हूँ तो वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है। पाइथन का इंटरप्रेटर होता है। जब पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं ना, वो एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहे, वो सिर्फ हम एक इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर रहे हैं। गेटिंग पॉइंट? ऐसे जब मैं सी या सी प्लस इंस्टॉल करता हूँ तो मैं सी या सी प्लस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका कंपाइलर इंस्टॉल कर रहा हूँ। गेटिंग? हाँ, जो कंपाइल करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ, ठीक है, वो इंस्टॉल कर रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? अब प्रोसेस क्या? प्रोसेस बहुत ईजी है। इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा है? मान लो मैंने ना एक लाइन लिखी, दो लाइन लिखी, तीन लाइन लिखी, इंग्लिश के अपने नॉर्मल कोड की लाइन लिखी, सेम ही मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है। जब पाइथन आएगा इसको ट्रांसलेट करने के लिए, वो इस लाइन को पढ़ेगा, ट्रांसलेट करेगा, रन करेगा। ठीक है। कि भाई उसने कंप्यूटर को समझाया, कंप्यूटर ने वो काम कर दिया। फिर वो दूसरी लाइन पे आएगा, फिर वो तीसरी लाइन पे आएगा, ऐसे जितनी भी लाइन मैंने लिखी हुई है एक एक करके वो रीड करता जाएगा और ट्रांसलेट करता जाएगा और कंप्यूटर पे साथ साथ रन भी करता जाएगा। ठीक है। समझ आया? ठीक है। तो ट्रांसलेट किया, रन किया, फिर ट्रांसलेट किया, फिर रन किया, फिर ट्रांसलेट किया,
फिर रन किया। देख लेता हूँ। हेलो, लेट हो गए? ये बैठिए, आ जाओ। ठीक है, पाइथन की बेसिक्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी तक हमने पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है एंड जो बेसिक कंसेप्ट है उन्हीं के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अभी हम इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, कहीं भी बैठ जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी हम इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली अभी मैंने इंटरप्रिटेशन समझाया, ठीक है। तो जो पाइथन है वो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन करता है। अलग अलग प्रोग्राम लैंग्वेज ना अलग अलग कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो जो पाइथन है वो इंटरप्रिटेशन करता है, जैसे सी या सी प्लस 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 की अगर मैं बात करूं तो कंपाइलेशन करते हैं, ठीक है। अब हम इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस को समझ रहे हैं कि भाई मैंने अपना एक कोड की लाइन लिखी, ठीक है। वो साथ ही मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी और फिर कंप्यूटर के ऊपर रन हो जाएगी। फिर दूसरी लाइन रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, रन करेगा, तीसरी लाइन रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, रन करेगा, ठीक है। ये होता है इंटरप्रिटेशन का कंसेप्ट, ठीक है। जब मैं कंपाइलेशन की बात करता हूँ तो कंपाइलेशन में क्या हो रहा है, कंपाइलेशन भी सेम ही, ऑलमोस्ट कंसेप्ट सेम है, ठीक है। उसने ये लाइन पढ़ी, इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है, लेकिन अभी रन नहीं किया। दूसरी लाइन पे आया, ट्रांसलेट किया, तीसरी लाइन पे आया, ट्रांसलेट किया। हाँ, बिल्कुल। इसने पूरी ट्रांसलेटेड को एक नई फाइल बना दी, ठीक है। इसको हम डॉट आउट फाइल्स कहते हैं। इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे मैंने जस्ट नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। ये होती है मेरी जो प्रॉपर ट्रांसलेटेड फाइल होती है। फिर इसको मैं मैन्युअली रन करता हूँ। हाँ, इसको फिर रन किया जाता है फाइनली। सिंपल है। इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन का कंसेप्ट भी समझ आया। इजी लगा अब तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काफी सिंपल कंसेप्ट है, राइट, ठीक है। तो अब मेन हमारे सॉफ्टवेयर पे आते हैं, सॉफ्टवेयर समझेंगे, ठीक है। अब जो मैंने कोड लिखने की जगह बताई थी, जहां पे हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, वो मैंने बताया था वीएस कोड है, जेड है, पाइथन, बहुत सारे हैं। हाँ, ठीक है। इसमें ना हम दो चीजें मेन कैटेगराइज करने के लिए, या यू कैन से दो तरीके से इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। एक मेरे पास एक कैटेगरी में रखता हूँ, जैसे वीएस कोड एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। इसकी जगह जेड वगैरह कुछ भी आ सकता है। और एक होता है मेरे पास आईडीएलई। अब इसको आईडीएलई को आईडीई से कंफ्यूज मत करना, दोनों ही पार्ट आईडीई के ही है, ठीक है। दोनों ही पार्ट आईडीई के ही है। आईडीई वीएस कोड भी है, आईडीई आईडीएलई भी है, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि भाई पाइथन एज अ सॉफ्टवेयर जब मैं इंस्टॉल करूंगा अपने सिस्टम में, तो जब हम बहुत ज्यादा बिगनर होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नहीं पता कि भाई मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना चाहूंगा। आई वांट कि भाई एक जगह मिल जाए मेरे को, अब मैं कोड लिख दूं, उसको रन कर दूं, वो चल भी जाए। एक ही जगह चाहिए मेरे को। मैं नहीं चाहता कि मैं इस सॉफ्टवेयर पे कोड लिख रहा हूँ, फिर ट्रांसलेट करा रहा हूँ, फिर कुछ करा रहा हूँ, है ना। एफिशिएंट वे दूसरे वाला है, बट एज अ बिगनर हमें वही चाहिए होता है, ठीक है। तो पाइथन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, उसको भी ये चीज रिकॉग्नाइज हुई, ठीक है। तो उन्होंने आइडियल इन्वेंट किया, ठीक है। जब पाइथन इंस्टॉल करते हो तो आपको ना बेसिकली तीन चीजें मिलती हैं उस सॉफ्टवेयर में, उस पैकेज में। जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है वो तीन चीजें आपको देता है। एक तो पाइथन एज अ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर जो होता है उसका, ठीक है, कि भाई वो जो पाइथन की कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। दूसरी मिलती है आपको आइडियली। आइडियल इज वेरी बेसिक प्लेस टू राइट कोड, ठीक है। जहां पे कोड लिखते हैं वो वाली प्लेस होती है, बट काफी बेसिक होती है, बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हमें, बहुत ज्यादा एनहेंस्ड नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। हम स्टार्ट एक्चुअली इसी से करेंगे, सीखने के लिए हम स्टार्ट इसी से करेंगे, बाद में हम शिफ्ट करेंगे वीएस कोड पर, ठीक है। तो हमें आइडियली मिलती है। और तीसरा एक मेरा पाइथन का रनर होता है बेसिकली, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे डॉट पी वाई फाइल है, अब एक्सटेंशन तो पता ही होंगे आपको, जैसे डॉट टी एक्स टी होती है, डॉट ई एक्स होती है। और जब भी कोई फाइल देखते हो तो किसी ना कोई कोई एक्सटेंशन होता है। और आप एक्सेल वगैरह को देखो, डॉट एक्सेल एक्सेस होता है ना, एक्सटेंशन होते हैं। ऐसे ही पाइथन फाइल्स का भी एक्सटेंशन होता है, वो होता है डॉट पी वाई, ठीक है। तो जब एक मेरे पास डॉट पी वाई फाइल है, उसमें जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो उसको एज अ सॉफ्टवेयर रन करने का काम होता है मेरा पाइथन रनर का। पायरनर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीन चीजें मिलती है, पायरनर का हमें बिल्कुल काम नहीं है, वो सब मिलता है तो मैंने बता दिया, उसको भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो दो मेन चीजें बची फिलहाल, वो बची आइडियली और जो मेन पाइथन का इंटरप्रेटर है,
ठीक है, क्लियर, समझ आया? ठीक है, हाँ, जो भी आप पाइथन का कोड लिख रहे हो वो जब आप सेव करते हो तो डॉट पी वाई फाइल में सेव होता है। क्लियर, समझ आया? कोई डाउट? नहीं, ठीक है। तो भाई जब मैं कोड वगैरह यहाँ पे लिखता हूँ तो वीएस कोड का क्या काम है? ठीक है, वीएस कोड हो गया या जेड हो गया, बहुत सारे हो गए, इनका क्या काम है? ये ना, इट्स नॉट कि देखो जैसे आइडियली है उसमें तो इंटीग्रेटेड है सब कुछ, कोड भी आप वहीं पे लिख लो, रन भी वहीं पे हो जाता है, सब कुछ वहीं पे हो जाता है। जो वीएस कोड है वो आइडियली का रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ आइडियली का जो पार्ट है जिससे आप कोड लिखते हो। देखो आइडियली में क्या हुआ कि कोड लिखने की जगह ट्रांसलेटर भी है, आउटपुट की भी जगह है। ठीक है, यहाँ पे कोड आ गया, यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया, ये तीनों चीजें आइडियली में है। ठीक है, जो वीएस कोड है या जेड है या पाइचाम है या जो भी है, ये ना सिर्फ एक कोड लिखने की जगह है। हाँ, ठीक है, इन द वेरी बेसिक सेंस करता हूँ। ठीक है, बट स्टिल ये बेटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें ट्रांसलेटर भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आउटपुट वाला पार्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जब मैं ये वाले पार्ट खुद ऐड करता हूं तो मेरे पास इनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहता है। ठीक है, आप जब भी टेक के अंदर देखोगे दो तरीके से आप चीजें करते हो, एक ऑटोमेटिकली, एक मैन्युअली। ऑटोमेटिकली करोगे डेफिनेटली ज्यादा इजियर पड़ता है, समझने में बहुत ज्यादा इजी होता है, बट आप ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपको कंसेप्ट ही नहीं पता उसका कि हो क्या रहा है। करिए पॉइंट कि आपको उसका कंसेप्ट ही नहीं पता हो क्या रहा है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड टेक में बेसिकली एक सेइंग है कि भाई जब तक आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते वो ट्रूली आपने सीखी नहीं है। गेटिंग पॉइंट? हाँ, मैन्युअली अगर आप कोई चीज करते हो उसमें कंट्रोल ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हमें एक पूरा कंट्रोल मिलता है मेरे पाइथन के ऊपर। क्लियर है? हम एक बहुत कोर लेवल पे यहाँ पे सीख पाते हैं चीजें, बट स्टार्ट करना है सिर्फ अभी फेमिलियर करना है आपको पाइथन के साथ, तो हमें आइडियली पे पहले चलेंगे, ठीक है, फिर इवेंचुअली हम वीएस कोड पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेरा कंसेप्ट? ठीक है, तो अब वेरी बेसिक काम करते हैं, पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, लैपटॉप लाए, लैपटॉप में लाए और नोटबुक वाला लाए, स्टेप्स लिखते रहना आप। ठीक है, लैपटॉप फिर आप घर पे जाके परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, देखो नहीं 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 नहीं, देखो आईडी जो है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए ये दोनों पार्ट है आईडीई के। ठीक है, आइडियली में ये तीनों चीजें में हमें ऑटोमेटिकली मिलती है, यहां पे हमें कोड लिखने की जगह ऑटोमेटिकली मिलती है, ये चीजें डालनी पड़ती है, ये डिफरेंस है। एंड आइडियली इज लाइक वेरी बेसिक। ठीक है, इससे हम पाइथन से फेमिलियर हो सकते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बीएस कोड पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस है, आईडी दोनों ही है। ठीक है, वीएस कोड बाय डिफॉल्ट आईडी नहीं होता, बट जब मैं उसमें ट्रांसलेटर और आउटपुट वाला स्पेस डाल देता हूं तब वो आईडी बन जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसमें से कुछ नोट करना है पहले आपको, जितना भी अब तक मैंने कंसेप्ट बताए। नहीं मतलब कोई पार्ट नोट करना है तो मैं पूछ लूंगा, दोबारा बता देता हूँ, या सीधा मेन वाले पार्ट पे चले? ओके, चलो ठीक है, नो इश्यू नो इश्यू। ठीक है, तो अभी ना हम पाइथन को इंस्टॉल करना सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, एंड जो हम इंस्टॉल करते हैं, मैंने बताया कि जो पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर तीन चीजें आती हैं आइडियली। ठीक है, जिसके ऊपर हम कोड लिखते हैं, रन करते हैं, ट्रांसलेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है, सब कुछ जहां से मैनेज होता है। दूसरा पाइथन का इंटरप्रेटर, पाइथन जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो। ठीक है, और एक पाइथन वो बस है। ठीक है, उसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो अब इंस्टॉलेशन के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो टू द पाइथन्स मेन वेबसाइट व्हिच इज कॉल्ड python.org। org, org, नहीं नहीं, python.org बस। इंस्टॉल भी आ रहा है, अरे सजेशन भी देख रहे हो? आप बस python.org लिख के एंटर कर दो, फर्स्ट वेबसाइट खोल लेना।
ठीक है, इस तरीके की वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। अरे मैंने क्या सर्च किया है? कोई बात नहीं। एक मिनट देना मेरे को। इस तरीके की आपकी वेबसाइट खुलेगी। ठीक है। अब जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर वगैरह पे वर्क करते हो, तो पहले ना नेविगेट करो। ठीक है। वैसे तो आप जैसे डाउनलोड्स पे जाओगे यहाँ से सीधा सीधा पाइथन इंस्टॉल मैनेजर पे क्लिक करके पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। बट हम ये प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले हम नेविगेशन करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप क्लिक करते जाओ, फिर हमने क्यों किया वो समझाऊंगा। ठीक है। मैं डाउनलोड्स के ऊपर होवर करूंगा, इस तरीके का मेन्यू खुल जाएगा मेरे पास। ठीक है। इसके बाद मैं जाऊंगा ऑल रिलीजेस पे। ठीक है। मेरे पास इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा। देखो आगे, खोल लो एक बार, सारे खोल लो। हम्म। बताएंगे अभी सब कुछ, वेट तो करो। खोल लिया तुमने? है ना? ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में वर्जन होते हैं, ये तो को पता ही है ना? ऐसे ही मेरे पास पाइथन के भी वर्जन हैं। ठीक है। जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.15 समथिंग चल रहा होगा, जहां तक है 3.16 भी आ गया है। ठीक है, सबसे आप नीचे देखोगे, सबसे लेटेस्ट देखोगे 3.16 भी आ गया है। ठीक है। बट पाइथन वाले या डेवलपमेंट वाले एनवायरमेंट एज अ होल में ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमारे पास। प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है। एक तो हमारे पास पाइथन ही है ना? ये शुरुआत से ना हमें ये वाली चीज इसलिए समझनी पड़ती है क्योंकि आगे चल के हमें दिक्कत ना है। वैसे तो अभी के लिए तो शुरुआत के कम से कम 10-15 क्लासेस के लिए आराम से आप जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर वर्क कर सकते हो, फिर बाद में चल के थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है। दिक्कत क्या है कि भाई दो चीजें हैं, एक मेरे पास पाइथन है। ठीक है। अब जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करोगे, जैसे ब्राउजर यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के पाइथन को एज अ ब्राउजर मानो। ठीक है। अब ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट सारी फंक्शनलिटी नहीं आती। आपको क्या यूज करने पड़ते हैं? आपको यूज करने पड़ते हैं एक्सटेंशन। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन लगाते हो। एड ब्लॉकिंग के लिए हो गया, डार्क मोड के लिए हो गया, किसी भी चीज के लिए हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन लगाते हैं हम। राइट। तो पाइथन में ना एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम लाइब्रेरीज कहते हैं, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट सारी चीजें ऑफर नहीं कर सकता मेरे को। ठीक है। पाइथन एक वेरी इन द वेरी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। वो सब कुछ वेरी बेसिक लेवल पे प्रोवाइड करता है। ठीक है। मतलब पॉइंट है, जब मेरे को कॉम्प्लेक्स चीजें करनी है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को ना, मेरे पास एक्सेल में कोई डेटा है, मेरे को डेटा रीड करके उसके ऊपर ग्राफ बनाना है, तो मैं टेक्निकली सिर्फ पाइथन से भी वो चीज कर सकता हूं। बट उसके अंदर मेरे को एक्सेल की फाइल को, पाइथन को समझाने से लेके ग्राफ क्या होता है वो समझाने तक सब कुछ ही मेरे को समझाना पड़ेगा मैन्युअली। सब कोड में लिखना पड़ेगा भाई, स्क्रीन पे एक एक पिक्सल कैसे प्लॉट होना है वो तक मेरे को बताना पड़ेगा। है ना? वो तो मेरे को बताना पड़ेगा कि पाइथन तो मेरे को कंट्रोल दे देता है, ये लो भाई ये तुम्हारी स्क्रीन है, ये इस पे पिक्सल्स हैं, कहां पे क्या करना है बताते रहो, मैं करता रहूंगा। पाइथन इज लाइक दैट। ठीक है। बट इतना सारा करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पे पिक्सल प्लॉट करना एक बेसिक सा कहीं पे कुछ ड्रॉ करने वाला पार्ट तो ऑलरेडी बहुत लोगों ने कर रखा है। तो भाई मैं दोबारा से इतनी मेहनत क्यों करूं? है ना? सो इसलिए वी यूज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी इन द वेरी बेसिक सेंस क्या होती है कि भाई किसी और पर्सन ने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उसके पार्ट्स उठा उठा के अपने कोड में यूज कर लेता हूँ। बेसिकली कॉपी पेस्ट तरीके से मान लो। ठीक है। कॉपी पेस्ट के तरीका मान लो इसे। ठीक है। और हाँ, ठीक है, क्लियर है? समझ आया इतना बात? ठीक है। हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, इसमें से हम 4 लाइब्रेरी कवर भी करेंगे। numpy, pandas, मैटप्लोट्लिब एंड सीपॉन। ये 4 लाइब्रेरीज हम कवर भी करेंगे। ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज कि भाई जो लाइब्रेरीज है, मैंने अभी बताया कि भाई किसी और ने कुछ कोड लिखा हुआ है पाइथन के अंदर, वो मैं अपने कोड में यूज कर रहा हूँ।
तो लाइब्रेरी जो हो गई एक्सटेंशन की तरह हो गई। अब मान लो मैं ही कोई लाइब्रेरी लिख रहा हूं, मैं मेरे को पैसे तो मिल नहीं रहे ये चीज करने के, मेरे को पैसे तो मिल नहीं रहे ये चीज करने के, मेरी जॉब नहीं है ये ओपन सोर्स काम कर रहा हूं मैं बेसिकली फ्री में अपना फ्री टाइम में कोड वगैरह लिख रहा हूँ, पब्लिश कर देता हूँ कि कोई भी चाहे इसको यूज कर ले। पॉइंट है ना। तो जब ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन चल रहा है, मैंने जो कोड लिखा है मैं उस पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करूंगा। पॉइंट कि मान लो पाइथन का 3.9 चल रहा था तब मैंने अपनी एक लाइब्रेरी लिखी, लेट्स से numpy। ठीक है, पाइथन 3.10 पे आया, मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरा numpy अभी भी 3.9 पे चल रहा है, 3.11 आ गया, 12 आ गया, टाइम नहीं मिला। ठीक है, मतलब टेक्निकली कर सकता है बट एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, बग्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, एरर्स आएंगे। हाँ प्रॉपरली, बिल्कुल। मैंने जिसके ऊपर कोड को डेवलप किया है उसी वर्जन पे जब कोई और पर्सन भी उसको यूज करेगा ना तो सबसे बेस्ट वो वर्क करेगा। वरना क्योंकि भैया मैंने 3.9 में मान लो मेरे पास एक फंक्शन था सॉर्ट का नाम से, ठीक है, मैंने उसको यूज कर लिया अपने कोड में। ठीक है, 3.10 में क्या किया, सॉर्ट को बदल के असेंड कर दिया, एएससी कर दिया उसका नाम। तो मैंने तो अपने कोड में चेंज नहीं किया ना उसको, मेरा कोड तो अभी भी सॉर्ट को ही कॉल कर रहा है। करिए पॉइंट, सॉर्ट है ही नहीं 3.10 में तो फिर वो एरर देगा, तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। हाँ मतलब थियोरेटिकली में, थियोरेटिकली ये होता है कि भाई हर एक वर्जन के साथ लाइब्रेरीज का भी नया वर्जन आए, बट जैसा कि मैंने बताया लाइब्रेरीज डेवलप करना किसी का फुल टाइम काम नहीं है, ये लोग हम तुम जैसे लोग ही हैं जो कि भाई डेवलप करके पब्लिश कर देते हैं, किसी को भी यूज करना है कर लो, जैसे मैंने भी काफी सारे कोड्स पब्लिश करे हुए हैं। ठीक है, अब पॉइंट इज कि मेरे पास भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं ये तो है नहीं कि भाई 3.16 आ गया लेटेस्ट कि हाँ भाई 3.16 रिलीज हो गया मैं फटाफट अपने कोड को 3.16 पे करता हूँ, कि मेरा काम नहीं है वो, मेरी चॉइस है। हाँ जब 3.9 था मेरे पास टाइम था मैंने कर दिया, मेरी चॉइस है। अब मैं चाहूंगा तो इसको अपडेट करूंगा वरना छोड़ दूंगा। गेटिंग पॉइंट। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है डेवलपमेंट में हर एक चीज के साथ ही। ठीक है, क्योंकि एक कंपनी जो कि पाइथन को एज अ होल को मैनेज कर रही है वो साथ में लाइब्रेरीज को भी मैनेज कर पाना उसके लिए बहुत बड़ा स्केल चाहिए, इतना बड़ा स्केल किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं होता है। गेटिंग पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम होती है कि भाई जब मैं लेटेस्ट वर्जन पे जाता हूँ ना, लेटेस्ट वर्जन क्या है 3.16 चल रहा है अभी आपने देखा। ठीक है, 3.16 चल रहा है, राइट। तो मैक्सिमम ऑफ द लाइब्रेरीज इस वर्जन पे अपडेट हो ही नहीं रखी होती है, सब पुरानी पुरानी होती है। ठीक है, समझ आया। इसलिए हम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं, तो जो कोर पाइथन है वो तो हम कर सकते हैं क्योंकि वो तो पाइथन में जो ऑर्गेनाइजेशन है वही मैनेज कर रही है। तो लेटेस्ट वर्जन में हम कोर पाइथन तो सीख सकते हैं, बट लाइब्रेरीज को कैसे यूज करना है उन्हें कैसे इंस्टॉल करना है वो वाला पूरा पार्ट नहीं पॉसिबल हो पाता है। बढ़िया पॉइंट। तो इसलिए हम डेवलपमेंट में जब भी इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो कभी भी लेटेस्ट वर्जन पे नहीं जाते। ठीक है, हम थोड़े पुराने वर्जन पे जाते हैं। ठीक है, हाँ एक बार आपको सीख लिया फिर जैसे जैसे लाइब्रेरी में अपडेट आता है फिर तो आप अपडेट करते रहोगे। ठीक है, कि लाइब्रेरीज के फंक्शन चेंज नहीं होते, मेन पाइथन जो मेन कोर है उसी के फंक्शन चेंज होते हैं। और एक बार आपने ये समझ ली है फिर तो कुछ चेंजेस आएंगे आपको पता लग जाएगी हाँ भाई इसको अब ये बोल रहे हैं बस। है पॉइंट। तो इसलिए हम थोड़ा सा पुराने वर्जन पे जाते हैं। क्लियर क्या। हाँ पाइथन के वर्जन अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अभी देखोगे 2.7 तक यहाँ पे अवेलेबल है, देख रहे हो ये जो चार्ट बना हुआ है आपके सामने, इसके अंदर 2.7 वर्जन भी अवेलेबल है। पाइथन हो क्या है भाई वो तो बहुत पुराना वर्जन हो गया हटा दे। बट बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं जो कि भाई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्शन में सर्वर्स के ऊपर रन हो रहे हैं जो कि अभी भी 2.7 में ही लिखे हुए हैं, उनको अपग्रेड नहीं किया गया है। सो पाइथन चाहे भी तो उसे नहीं हटा सकता है क्योंकि पाइथन ने जैसे ही 2.7 को डिसकंटिन्यू किया वो सारे कोड बेसिकली फेल हो जाएंगे, सारे कोड बेसिकली फेल हो जाएंगे। पॉइंट। एंड फेल इन द सेंस ये नहीं कि भाई वो चलना ही बंद हो जाएंगे, चलना बंद नहीं हो सकते क्योंकि पाइथन इंटरनेट से कनेक्टेड चीज नहीं है, वो लोकल चीज है। ठीक है, हम ट्रांसलेटर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो जब मेरे पास 2.7 का ट्रांसलेटर इंस्टॉल्ड है तो भाई मेरे पास इंटरनेट ना भी हो तब भी वो ट्रांसलेट करेगा मेरे कोड को। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई कोई किसी को 2.7 में वर्क करना है तो उसको एक्चुअली 2.7 का वर्जन तो चाहिएगा ना, तो पाइथन इन वर्जन को हटा नहीं सकता, मतलब देखो 2.7 भी अभी तक अवेलेबल है। हाँ
बिल्कुल। बस जो ये रेड वाले हो रखे हैं, इसका बेसिकली मतलब होता है कि भाई इन्होंने जो पाइथन एज ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी डेवलपमेंट बंद कर दी है। इसमें अब आगे अपडेट्स नहीं दे रही है। अपडेट सिर्फ न्यू वाले में आ रहा है। आप नीचे देखते चलोगे ना, तो देखो उन्होंने पहले से बता रखा है कि भाई 16 2022 तक चलेगा। ठीक है, जैसे 3.10 है, ये 26 मतलब 2026 में बंद हो जाएगा ये वाला वर्जन भी। देख रहे हो यहाँ से, आप यहाँ पे ईयर भी देख सकते हो कि कौन सा वर्जन कब तक चलेगा। हाँ। अच्छा, ये अभी भी आया नहीं है, ये प्लान है 3.16। प्लान है ये अभी, आएगा अभी। हाँ, वही। तो अभी 3.15 है लेटेस्ट। ठीक है, चलो कंसेप्ट समझ आया। तो अब समझ आया कि हम थोड़े पुराने वर्जन पे क्यों जाते हैं। नहीं समझ आया अनुष्का? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या डाउट है बताओ। लाइब्रेरी बेसिकली पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसे मतलब समझे आप? अब मान लो मैंने ना कोई 100 लाइन का कोड लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कोड ऐसा लिखा कि भाई बहुत सारे लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों को सेम चीज करनी होती है। करिए पॉइंट। तो भाई अब वो जो बाकी लोग हैं, वो सिंपल मेरा कोड यूज कर लें, उनका काम इजी हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा उन्हें। तो जो ये मैंने कोड लिखा ना, जो कि और लोग यूज कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, वो होती है लाइब्रेरीज। बेसिकली हाँ। बेसिकली हाँ। ठीक है, इन द वेरी बेसिक सेंस, इस तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, और बताओ, और क्या नहीं समझे अभी से बात नहीं? ठीक है। तो जो मेरा टेस्टेड वर्जन है, जिसपे मैं प्रेफर करता हूँ अभी तक वर्क करना, ठीक है, मैं तो बल्कि और पुराने पे वर्क करता हूँ। बट आप लोग आराम से 3.10 तक के आसपास के वर्जन यूज कर सकते हो। ठीक है, नंपाई पांडास जो भी है। वैसे देखो 11 और 12 को भी सपोर्ट करते हैं वो। ठीक है, बट वही है कि थोड़ा लेटेस्ट है, अभी अपडेशन पूरा हुआ नहीं है, तो बग्स वगैरह आएंगे। तो जो सबसे स्टेबल है इसमें, सबसे लाइक सिर्फ ऐसे बग्स आएंगे जो आपने लिखने में कहीं पे गड़बड़ करी है, सिर्फ ऐसे बग्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसा बग आ रहा है जो इनहेरिटेड है, मतलब इनबिल्ट है, ऐसा कोई बग ना आए। ठीक है, तो वी गो टू 3.10। ठीक है, करना कैसे है डाउनलोड? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, आपके पास लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अंदर ना 3.10 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 पॉइंट देखो, जैसे जो फॉर्मेट है वो 3.13 है ना, फॉर्मेट में अगर आप देखो, दिख रहा है? तो इसमें आप 3.10 पॉइंट समथिंग, मतलब कोई भी नंबर हो उसके आगे, फर्क नहीं पड़ता हमें। 3.10 के आगे कोई भी नंबर हो, वो वाला एक वर्जन हम डाउनलोड करेंगे। देखो करेंगे कैसे। मैं 3.10 पे जाता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे आ गया 3.10 पे। लेट्स से मैं 3.10.10 यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसके आगे डाउनलोड पे नहीं, इसके नाम के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, जो 3.10.10 लिखा है, इसके ऊपर नाम के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरे पास 3.10.10 का पेज खुल गया। ठीक है, इसमें सबसे नीचे आऊंगा, मेरे पास इस तरीके की फाइल्स है। ठीक है, काफी सारी फाइल्स है मेरे पास। अब जो ये फाइल्स है, ये अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, अलग अलग लैपटॉप्स के हिसाब से डिजाइन होती है। तो जो वर्जन हमें यूज करना है, जब भी आप विंडोज के ऊपर हो, तो आप कौन सा डालोगे? विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट, जिसके आगे रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग डाउनलोड कर लो। विंडोज इंस्टॉलर, बैकेंड में 64 बिट लिखा हुआ है। विंडोज इंस्टॉलर बैकेंड में 64 बिट लिखा हुआ है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एसी काम नहीं कर रहा है। आप लोगों को गर्मी लग रही है? फुल पे है, 18 से नीचे तो ये वाला जाता ही नहीं। चलो, बंद करना है। मैं बता दूंगा अभी, एक मिनट रुक जाओ। मैं सबका इंस्टॉल होने दो। आप सर्च नोट कर रहे हो ना हम क्या क्या कर रहे हैं? समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो
मैं आता हूँ। डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। हाँ हाँ, इस पे क्लिक कर दो। हाँ हाँ, ये हो गई डाउनलोड। कंट्रोल करो, ठीक है, इसको ओपन कर लो, ओपन हो जाएगा अभी। ठीक है, अब मेरे पास भी पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको पूरा सब तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि कैसे करना है। ओके, तो गिव मी अ सेकंड, मेरे को एक बार ओपन करने दो अपनी फाइल्स भी। ओके, मेरे पास 3.12 है समहाउ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं तो मैनेज कर लूंगा, आप लोगों के लिए बस दे दिया मैंने। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, कुछ इस मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ, आपको बता देते हैं, नो इशू। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आपका जो इंस्टॉलर खुला हुआ है, उसके अंदर आपके पास ऊपर सबसे पहले तो दो ऑप्शन आ रहे होंगे, टू इंस्टॉल, एक तो इंस्टॉल होगा और एक कस्टमाइज करके होगा, राइट। नीचे दो और चेक बॉक्स होंगे, ठीक है, ऐड पाइथन टू पाथ का होगा एक, एंड इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स करके होगा, राइट। चार ऑप्शन आपके पास, मतलब नीचे दो ऊपर दो, ठीक है ना। तो नीचे वाले जो दोनों ऑप्शन है उन दोनों को आपको टिक कर देना है, दोनों टिक है। ठीक है, कभी कभी ना इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या इशू आता है कि जो इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स लिखा हुआ है ना, वो लाइक टिकेबल होता ही नहीं, वो ग्रेड आउट होता है कि आप उस पर क्लिक कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो टिक नहीं हो रहा आपके में, वही वाला है जो मैं बता रहा हूँ अभी, आपके में ऑलरेडी टिक आया था। ठीक है, आपके में क्या है। हाँ, ये इसी का बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन ना। लैपटॉप की वजह से नहीं, आपका विंडोज में परमिशन किस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, क्या अकाउंट है आपके, अकाउंट के पास कितनी प्रिविलेजेस हैं, उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कभी तो जैसे आपके में आया दोनों लाइक अवेलेबल होंगे, आपको टिक करने होंगे सिर्फ। ठीक है, कई बार याद है जैसे आपके में आ रहा है ग्रेड आउट होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई आपके लैपटॉप में ना बायर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, जो इंस्टॉल है ना। हाँ, इंस्टॉल नाउ पे। हाँ, फिर आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो भी वो एडमिन प्रिविलेज वगैरह मांगे उसको यस कर देना। क्या ज्यादा फेल बता रहा है। आपके में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तभी वो इशू दे रहा है। आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कोई बात नहीं, इसी पे आ जाएगा।
आपको आ रहा है ना, आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके में 10.11 इंस्टॉल्ड है, ये कोई इशू नहीं है, अभी बता दूंगा बस। आपके में इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बाकी ने समझ लिया, राइट? ठीक है, एक बार आपके इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने देते हैं, फिर आगे चलेंगे। आपका लैपटॉप कोई और भी यूज करता है क्या? हाँ, दोनों इंस्टॉल कर रखा होगा मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए, बैठो, कोई बात नहीं, ये बैठ जाओ और लैपटॉप ले लो अपना, लैपटॉप ले आओ। अभी तक जो भी हमने इंस्टॉलेशन वाला पार्ट किया ना, आपके में ऑलरेडी डन है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, भाग कर खोल लिया करो ना इसे। जाओ जाओ, बैठो आप। इंस्टॉलेशन हुआ, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद ना, इसके अंदर कभी कभी एक ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट। हाँ, वही बता रहा हूँ कि कभी कभी आता है, आपकी में आ रहा है, देखो। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि किसी किसी के में आता है, किसी किसी में नहीं आता, भाई कि हर एक सिस्टम अलग तरीके से कॉन्फ़िगर होता है, अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो वो अलग अलग ऑप्शन देता है। ठीक है, अगर आपके में डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो उसको आपको बस क्लिक कर देना एक बार। ठीक है, आपका भी सेम उनके जैसा हो जाएगा फिर। यस कर दो, सेम हो गया, बस इतने में हमारा पैटर्न हो गया इंस्टॉल। क्लोज कर दो इसको। ठीक है, डन। इसको करते हैं ओपन। ठीक है, अब ओपन करने के लिए आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में सिंपली सर्च क्या करना है, आईडीएलई। मैंने बताया था ना, सबसे पहले हम आईडीएलई पे वर्क करेंगे। नहीं, पाइथन सर्च करोगे तब भी आ जाएगा, ये सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके का एक बेसिक सॉफ्टवेयर ओपन होगा, तरीके का। ठीक है, अब मेरे में सब कुछ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर रखा है। आपके में इतना बड़ा नहीं दिखेगा। हाँ, अगर आपका रीडेबल है तो इनफ है, नहीं रीडेबल है तो बता देता हूँ कैसे बड़ा करना है। रीडेबल है, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट वेट करते हैं, उनको भी आने देते हैं वापस, है ना। आप भी कर लो सेम चीज, गाइस, आइडियली सर्च करके ओपन कर लो। अच्छा, हम ना आज पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली, आपका नहीं है, कर लो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट मेन्यू में आइडियली लिख के सर्च करना है, एंटर करना है, इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपको खुल जाएगा। ठीक है, ओपन कर लो। पूछो पूछो। हाँ, यूनियन और क्या कहता है, यूनियन और ये देखो, ये बेसिकली आपके मैथमेटिकल वाले पार्ट पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, हाँ, वो बता रहा हूँ कि नीड नहीं होती इसकी। बेसिक सेंस में अगर मैं बताऊँ तो आपको सेट्स का कंसेप्ट पता है मैथ्स का? अगर मैथ्स नहीं थी, बेसिकली मेरे पास सेट्स का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, उसका थोड़ा सा पार्ट हम पाइथन में करेंगे एक्चुअली। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई मैंने एक डेटा को एक कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है, इनके बता रहा हूँ, तो आप लोग ये समझ रहे कि क्या बताने लग गए सर। ठीक है, तो सेट्स के कंसेप्ट होता है, उसके अंदर बेसिकली मैंने बहुत सारे डेटा को कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मान लो मेरे पास एक सेट है, इसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है, एक सेट है मान लो 1 2 3 4 का, दूसरा सेट है 4 5 6 7 का। ठीक है, क्लियर है, एक सेट 1 2 3 4 5 6 7। और मैं इन दोनों सेट को कंबाइन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। ये मेथड क्या होते हैं, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन ऑल होता है। ठीक है, ये मेथड्स होते हैं ये। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 था, 4 5 6 7 था। ठीक है, इसके बाद 4 कॉमन था, तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, बाकी फिर वो सारे आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। जॉइंट्स वाला जो कंसेप्ट होता है नहीं 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 नहीं, नहीं वो
टीएनसी अलग है पूरा। नोट दिया है। नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, नोट्स में प्रॉपर है। जो एक दो टॉपिक है जो मैंने नहीं भी करवाए हैं, वो भी नोट्स में से एक्सप्लोर कर सकते हो इजीली। ठीक है। नहीं बता रहा हूँ कि काफी सारे कंसेप्ट हैं एसक्यूएल में। ठीक है, एसक्यूएल इज वेरी वास्ट। और अभी तो आपने बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ा है, एक्चुअली एसक्यूएल की तरह पूरी पूरी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। हाँ, क्योंकि बाकी का जो पार्ट है फिर वो एसक्यूएल ना, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर सीखोगे आप, एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया, पाइथन हो गया, डीप वाली बात भी नहीं है ये ना। एक होता है कोर कंसेप्ट, फिर आते हैं ब्रांचेस। ठीक है, जैसे पाइथन में भी है, जो हम सीखेंगे वो कोर कंसेप्ट होता है, उसके बाद पाइथन ब्रांच आउट हो जाता है। आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए सीखना है, आपको एआई के लिए सीखना है, किस चीज के लिए सीखना है, उससे ब्रांच आउट हो जाता है। जैसे जब आप डेटा साइंस में जाते हो, तो फिर पाइथन का जो एआई वाली ब्रांच है, हम वो वाली ब्रांच सीखते हैं। कहने का पॉइंट ऐसे ही हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी ब्रांचेज होती हैं। जैसे आप एसक्यूएल की बात करोगे तो हमने जो सीखा वो कोर है। उसके बाद फिर आप उसको आप एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, उसमें उसमें जा सकते हो, फिर आपको डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, उसमें जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस हो जाती हैं। तो जो यूनियन आता है, जैसे अपने कैंडिडेट की कभी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था मुझसे। हाँ, उसमें ब्रांचेस वाला पार्ट हो जाता है। और कैंडिडेट की तो वैसे एक्चुअली यूज किसी भी ब्रांच का ही पार्ट नहीं है, वो तो बस एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? नहीं नहीं, कंबाइनिंग नहीं, कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है, ऐसे कॉलम्स जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं बट हमने उन्हें बनाया नहीं है। कुछ काम का नहीं होता ये। सिर्फ ऐसे कॉलम जिनको प्राइमरी की बना सकते हैं बट बनाया नहीं है, उनको कैंडिडेट की बोलते हैं। ऐसे कोई आप कहीं पे मेंशन नहीं करते, एसक्यूएल में कहीं पे इसकी कुछ क्वेरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। नहीं, लिंक कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, ऐसे कॉलम्स जिन जो प्राइमरी की बन सकते हैं, हमने बनाया नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की एक कॉलम में एक ही होती है। ओ सॉरी, एक टेबल में एक ही होती है ना। एक कॉलम को हमने प्राइमरी की बना दिया, बट देयर कैन बी मल्टीपल कॉलम जो कि प्राइमरी की हो सकते हैं, हमने बनाया नहीं, उनको कैंडिडेट की बोलते हैं। ये जान के कुछ ज्यादा हो नहीं नहीं ना। तो कह रहा हूँ, क्लियर तो सही। डन। ठीक है, तो ये है हमारा आइडियली। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि आइडियली है इंटीग्रेटेड डेवलप आईडी, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं। आइडियली में सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। आइडियली का कैसे कंसेप्ट है कि आप सिंपली यहीं पे कुछ लिखोगे, उसी के नीचे आउटपुट आएगा, उसी के नीचे फिर अगला लिखने के लिए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आइडियली में दो तरीके से आप कोडिंग करते हो। ठीक है, एक तो आप सिंपली लाइन बाय लाइन लिखते हो, जैसे मैंने बताया कि जो पाइथन है वो एक लाइन को पढ़ता है, उसको रन करता है, अगले लाइन को पढ़ता है, उसको रन करता है, ऐसे रन करता जाता है, लाइन बाय लाइन रन करता जाता है। तो यहाँ पे आप एक्चुअली लिखते भी लाइन बाय लाइन ही हो। जो ये वाला सॉफ्टवेयर आपने खोला हुआ है ना अभी, इसमें आप लिखते भी लाइन बाय लाइन ही हो। आप एक लाइन लिखोगे, वो रन हो जाएगी, फिर आप दूसरी लाइन लिखोगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है? ठीक है, इसी का एक और पार्ट होता है जिसमें आप एक्चुअली बहुत सारी लाइन एक साथ लिख के सब कुछ एक साथ भी रन कर सकते हो। एसक्यूएल की तरह नहीं, एसक्यूएल में क्वेरीज होती हैं, इसमें जो भी आप एक बार में लिख लो फाइल के अंदर ना, वो सारा एक ही पार्ट है। कहने का पॉइंट, जैसे एसक्यूएल में तो आपने मल्टीपल क्वेरीज लिखी, सिलेक्ट करके रन किया, है ना, तो वो सिर्फ वही क्वेरी रन हुई। इसमें आप जो भी एक फाइल के अंदर रखोगे वो हमेशा सब कुछ ही रन होगा। हाँ, क्लियर है? बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, पाइथन का एक बेस लेवल पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्चुअली समझते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा हाँ, स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ कि पाइथन ना लॉजिक बिल्डिंग पे आता है। पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया। ठीक है, एक्सेल के अंदर इतनी ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, इवन स्टैट्स में भी आपके वाले। ठीक है, इसमें कंसेप्ट होता है लॉजिक बिल्डिंग का। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग का मतलब क्या है, ये ना, अब आपको लाइक प्रोग्रामिंग में हो नहीं हो, टेक में हो नहीं हो, लॉजिक बिल्डिंग इज अ स्किल। एक जैसे सॉफ्ट स्किल है कि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, वैसे आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छी हो सकती है। इट्स अ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, और ये सॉफ्ट स्किल आपके पास है या नहीं है, वो जब आप पाइथन के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो ना, 1 मिनट में प्रूव हो जाता है। ठीक है, देखो लॉजिक बिल्डिंग होता क्या है। लॉजिक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ना एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनका उन छोटे छोटे पार्ट का सॉल्यूशन निकाल के उन सॉल्यूशन को कंबाइन कैसे कर सकते हो। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, बेसिकली एक क्वेश्चन को आप
आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ा दिया गया, अब उस कंटेंट में से कहीं से क्वेश्चन आया है, ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपको मैंने ना एक स्टोरी बताई, उस स्टोरी से पूछ लिया कि भाई जो पेड़ के नीचे बैठा था उसका नाम क्या था, ये आपने याद किया बता दिया, ये तो है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इसका काउंटर पार्ट होता है लॉजिक बिल्डिंग, जो कि जैसे मैथ्स है, मैथ्स में क्या है कि आपने एडिशन सीखा, अब 1+1 सिखा दिया, मैं दे दो 4+4 भी सकता हूं, कंसेप्ट सेम है, आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो यहां पे क्या होता है कि जब तक आप 1+1 2 कैसे हुआ ये नहीं पता, आप 4+4 8 नहीं कर सकते, क्या नहीं हो पॉइंट, इसमें आप क्वेश्चंस को याद नहीं रख सकते हो, लॉजिक बनाना पड़ेगा आपको खुद, ठीक है। और लॉजिक बिल्डिंग का एक हार्श ट्रूथ थोड़ा सा ये है कि ये ना ऐसा नहीं है कि आपको एक कंसेप्ट है, कोई ट्रिक है इसकी आप सीख जाओगे, कैसे बिल्ड होती है लॉजिक, किसी भी सॉफ्ट स्किल की तरह प्रैक्टिस के साथ, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग भी है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बट आपकी इंग्लिश स्पीकिंग तभी अच्छी होगी जब तक आप बोलते रहोगे, आप उसे डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। सेम चीज है लॉजिक बिल्डिंग के साथ, ठीक है, मैं आपको लॉजिक बनाना सिखा सकता हूँ कि लॉजिक मैंने अपने दिमाग में क्या सोचा कि किस तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन किया, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे लॉजिक बिल्डिंग, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसीलिए आप देखोगे भी भाई नॉर्मली मैं आपको जो देता हूँ वो हर एक टूल के सॉफ्टवेयर के 3-4 असाइनमेंट देता हूँ, मतलब 3 असाइनमेंट होते हैं, एक प्रोजेक्ट होता है, इसके अंदर आपके 4-5 असाइनमेंट है और एक फिर प्रोजेक्ट भी है, और वो भी इनफ नहीं है, उसके अलावा भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा याद रख के चलना, डरा नहीं रहा हूं, इट्स जस्ट कि थोड़ी सी हार्डर स्किल्स होती है जो वो प्रैक्टिस मांगती है, आपका टाइम ज्यादा लेंगी वो, बट मास्टर करोगे तो उतना ही उनसे फायदा मिलता है, ठीक है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ, ठीक है, बचपन में कंप्यूटर्स पढ़े हैं सबने, बेसिक सब्जेक्ट होता है आईटी वगैरह का, फोर्थ फिफ्थ में तो होता ही है, फोर्थ फिफ्थ में कंप्यूटर्स पढ़ाया नहीं आपको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़े है ना, बेसिक पढ़ा होगा, तो जब भी कंप्यूटर पढ़ाया जाता है ना, तो एक सबसे पहले कंसेप्ट बताया जाता है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक है, इन द वेरी बेसिक सेंस क्या होता है कि भाई मैं इनपुट देता हूं, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग से मेरे को एक आउटपुट मिलता है, पढ़ाया जाता है बचपन में, हमने नहीं पढ़ा, अब आपने पढ़ लिया, समझ तो आ ही रहा है कि भाई इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उसके करी, आउटपुट आ गया, मान लो मैंने 2+2 दिया था इनपुट, ठीक है, कंप्यूटर ने देखा कि भाई 2 नंबर है, इधर भी 2 नंबर है, टोटल 4 हो गए, ठीक है, ठीक है। अब पाइथन मेनली प्रोसेसिंग के लिए है, पाइथन 99% ऑफ द टाइम प्रोसेसिंग के लिए है, ठीक है, बट ऐसी प्रोसेसिंग का क्या फायदा जिसमें मैं इनपुट तो देना पड़ेगा, कुछ भी प्रोसेस कराऊंगा तो मेरे को इनपुट तो देना पड़ेगा ना कि भाई प्रोसेस कराना क्या है, और जो प्रोसेस होकर मेरे को आउटपुट मिल रहा है वो भी मेरे को देखना पड़ेगा, है पॉइंट। तो प्रोसेसिंग बेशक से बहुत ज्यादा लाइक कोर कंसेप्ट है पाइथन का, बट प्रोसेसिंग करवाने के लिए मेरे को इनपुट और आउटपुट दोनों ही देखने पड़ते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ आया, है ना। तो हम सबसे पहले इनपुट और आउटपुट वाला पार्ट ही सीखते हैं, प्रोसेस में हम बाद में चलेंगे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में से भी जो आउटपुट वाला पार्ट है वो ज्यादा इजियर है कंपेयर टू इनपुट, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनपुट के केस में कंसेप्ट क्या आता है कि भाई अगर मैं किसी भी चीज को कुछ इनपुट दे रहा हूं, तो जो मैंने इनपुट दिया वो सबसे पहले स्टोर करने की जगह होनी चाहिए ना उसके पास, गेटिंग अ पॉइंट, स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। तो इनपुट सीखने से पहले हमें स्टोरेज का कंसेप्ट सीखना होता है, आउटपुट में कुछ भी नहीं है, आउटपुट में क्या है कि भाई उसने आउटपुट दिया मैंने देख लिया, मेरे को थोड़ा ना कहीं पे स्टोर करना है, मतलब आगे चल के स्टोर करना भी पड़ेगा तो स्टोर भी कर लेंगे, बट अभी के लिए मेरे को सिर्फ आउटपुट देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज सिर्फ आउटपुट वाले पार्ट की बात करेंगे, ठीक है, फिर जो भी बता रहा हूं समझ आ रहा है, तो कहीं पे भी कुछ भी ना समझ आए बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को जब सीख रहे हो ना, आपको बीच में कोई बात नहीं समझ आया और आपने नहीं क्लियर किया वहीं की वहीं वो डाउट, तो फिर वो डाउट लिंगर हो जाएगा, आगे वाला कंसेप्ट उसके ऊपर बेस्ड होगा, आगे वाला कंसेप्ट उसके ऊपर बेस्ड होगा, फिर वो वहीं से फ्लो टूट जाएगा आपका,
ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी आउटपुट के बारे में, ठीक है। आउटपुट की बात करते हैं अब। फॉर आउटपुट पाइथन के अंदर मेरे पास जो फंक्शन होता है, जो यू कैन से फंक्शन ही बोल लो इसको, कि जो आउटपुट देने के लिए मेरा फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्रिंट। प्रिंट, ठीक है। तो मैं लिखता हूं सिंपली प्रिंट, ठीक है। मेरे को कुछ आउटपुट देना है, राइट। अब जब भी मैं फंक्शंस की बात करूंगा, चाहे इनपुट के लिए हो गया, चाहे प्रिंट के लिए हो गया है, कुछ भी फंक्शन, बहुत सारे मेरे पास फंक्शंस होते हैं, मैं किसी भी फंक्शन की बात करूंगा, हमेशा एक फंक्शन के आगे ना ब्रैकेट्स आते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमेशा एक फंक्शन के आगे ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग देख लूं, ठीक है, ठीक है। हमेशा एक फंक्शन के आगे मेरे पास ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे उसे बोल दिया कि भाई मेरे को आउटपुट चाहिए, बट अब मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि भाई आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में मेरे को क्या चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, ठीक है। जब मेरे को आउटपुट चाहिए ना, तो मेरे को एक छोटा सा कंसेप्ट पहले अपना क्लियर होना चाहिए, कि अभी के लिए आप इस तरीके से समझो कि जब मेरे को कोई भी टेक्स्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, एबीसी, हेलो, हाय, कुछ भी आपका नाम हो गया, कुछ भी होगा जो टेक्स्ट वैल्यू है, तो मैं उसे लिखता हूं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। जब भी मेरे को कोई नंबर चाहिए, मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने वाला हूँ, तो मैंने कोड लगाया, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, मैंने इसका कोड बंद कर दिया, समझ आया, ठीक है। टेक्स्ट था, मैंने कोड लगाया, नंबर होता नॉर्मल लिख देता, आया समझ। एंटर करूंगा, सॉरी, देखो प्रिंट मेरा आउटपुट देने के लिए, मैं बताना आउटपुट मेरे को क्या देना है, ठीक है। सो आउटपुट मैं ब्रैकेट के अंदर मेंशन करता हूँ मेरे को क्या आउटपुट में चाहिए, ठीक है। आउटपुट देने के लिए मेरे पास दो चीजें होती हैं, देखो अगर मैं जितने भी मेरे पास इंग्लिश है उसको मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ दो चीजों के अंदर, या तो वो कैरेक्टर्स होंगे या तो वो नंबर्स होंगे, ठीक है। तो जब भी मैं वो टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, एबीसी, एक्सवाईजेड, एट द रेट, हैश टैग, कुछ भी, ठीक है, तो उसको मैं देता हूँ कोड्स के अंदर, डबल कोड्स लगाया ना मैंने ये वाले, इनके अंदर। तो मैं कोई नंबर का आउटपुट चाहिए होता, मैं एज इट लिख लेता, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर्स थे मेरे पास हेलो वर्ल्ड, मैंने कोड्स लगाए, क्लियर है। कोड्स के अंदर नहीं, बाहर, हाँ। हाँ, एसक्यूएल में जो आपको होता ना कि भाई आप जैसे मर्जी लिख रहे थे, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का भी फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आपने कहाँ पे स्पेस छोड़ा है, कहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा है, उसका भी फर्क पड़ेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क, नहीं नहीं, ये तो मैंने लिख दिया। कोड के अंदर आप जो मर्जी लिखो, ठीक है, कोड के अंदर वाला पूरा पार्ट आपके ऊपर है, वैसा ही है बीबी इसी का। और तुम कर दे, और तुम कर देते हैं आपके में। अच्छा, हाँ बता देता हूँ। ऑप्शन में जाके एक मिनट रुकना, हाँ ऑप्शन में जाके कॉन्फ़िगर आइडियली होता है, पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास ये रहा साइज, फॉन्ट्स में साइज का ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप जितना मर्जी बढ़ा लो, बढ़िया, ठीक है। तो समझ आया, बट नंबर्स के लिए करके देखो, आपने एंटर कर दिया है, हाँ एंटर करने के बाद दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। एक ट्रिक बता देता हूँ, आप अप एरो दबाओगे ना, अच्छा नहीं इसमें नहीं होता, बाद में आएगी वो ट्रिक, अभी आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। तभी हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, तभी मैंने शुरुआत में, आप लोग आए नहीं थे तभी बता रहा था कि भाई ये ना हम सिर्फ अभी बेसिक एक आइडिया लेने के लिए यूज कर रहे हैं, हम इसको बहुत ज्यादा एक्चुअल रियल लाइफ में यूज नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या एक्चुअल रियल लाइफ में यूज ही नहीं होता है ये, ठीक है। अभी हम वीएस कोड वगैरह पे शिफ्ट होंगे ना जब, तो फिर वीएस कोड आपको कहीं पे भी जाओगे आप वीएस कोड वगैरह के ऊपर ही काम होता है, ठीक है। नंबर के लिए भी आपने सिंपली क्या किया, प्रिंट किया, कोई भी नंबर लिख दिया, बंद किया, ठीक है, नंबर आ गया। कितना कंसेप्ट क्लियर है, कितना कंसेप्ट क्लियर है, इतने में कोई डाउट्स कुछ भी नहीं,
ठीक है, तो अब अभी तक हमने जितना ये दो चीज लिखी है, ठीक है, इसके ना टेक्निकल नेम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हम प्रिंट कर रहे हैं, जो आउटपुट दे रहे हैं, वो डेटा है। जो हेलो वर्ल्ड है ये भी डेटा है एक तरीके का, जो नंबर है ये भी डेटा है। ठीक है, तो इनके अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, वैसे मेरे पास पाइथन के अंदर जो हम टोटल डेटा टाइप्स पढ़ेंगे वो 8 तरीके के पढ़ेंगे। 8 टाइप्स ऑफ डेटा होता है मेरे पास। ठीक है, अभी जो हमने दो यूज करे हैं उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बाकी सब कुछ भी बेस्ड होता है। एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है इंटीजर। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब होता है जो भी हम कैरेक्टर्स में, मतलब डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी डाल दें, दैट इज स्ट्रिंग। कोई भी नंबर हो, प्लस माइनस या फिर जीरो वगैरह, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के अंदर रिमेंबर कि अभी पॉइंट वाली वैल्यूज इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ होल नंबर्स इंक्लूड कर रहा हूं। पॉइंट वाली वैल्यूज पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, मैं होल नंबर्स इंक्लूड कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा टाइप्स की अगर थोड़ी सी और बात करें, तो बेसिकली और मैं कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दूं, कुछ भी, ठीक है, एबीसी में से कुछ लिख दूं, ठीक है, कैपिटल एबीसी में से कुछ लिख दूं, कोई नंबर लिख दूं, ठीक है, तो एक काम करो 6 बना लो, ज्यादा इजी दिखेगा। ठीक, कोई नंबर लिख दूं, कोई सिंबल लगा दूं, ठीक है, स्पेस दे दूं खाली, ठीक है, उसके बाद कुछ भी लिख दूं, ठीक है, ये सब कंसिडर की जाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होने का बेसिक सा रूल क्या है, डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। कुछ भी डबल कोट्स के अंदर है दैट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, समझ आया, सिंपल है। ठीक है, एंड इंटीजर होने का क्या है, कोई भी नंबर होना चाहिए, 1 2 3, माइनस में हो, जीरो लगा हो, कितना मर्जी बड़ा हो, डजंट मैटर। जब तक इसके अंदर पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है तब तक दैट इज अ इंटीजर। ठीक है, एज मच। ठीक है, तो अभी जो हमने ऊपर वाला प्रिंट किया था दैट इज अ स्ट्रिंग, नीचे वाला इज अ इंटीजर। ठीक है, इसमें एक कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है क्या रहती है कि भाई वन इन कोट्स एंड वन सेपरेट। ठीक है, ये दोनों ना अलग अलग काउंट तरीके से काउंट किए जाते हैं। ठीक है, आप आप एक काम करो कि वन आप वन को कोट्स के अंदर प्रिंट करो और वन को नॉर्मली प्रिंट करो। किसी भी नंबर को आप कोट्स के अंदर प्रिंट करो, किसी भी सेम नंबर को आप बिना कोट्स के प्रिंट करो, रिजल्ट में आपको ना सेम ही दिखेंगे वो। ठीक है, मैं करके भी दिखाता हूँ। एक नंबर यहाँ पे मैंने नॉर्मली तो प्रिंट किया ही था, काम करते हैं, हाँ, ये रिजल्ट में आपको सेम ही दिखेंगे। जैसे मैंने को प्रिंट किया, सेम ही दिख रहा है, नॉर्मली किया, सेम ही दिख रहा है। ठीक है, हाँ, उसी पे आ रहा हूं मैं कि आउटपुट में आपको चीजें सेम दिख रही हैं। ठीक है, बट ये वन और ये वन सेम नहीं है। ठीक है, जो ऊपर वाला वन है और नीचे वाला वन है वो सेम नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि इंटीजर्स के ऊपर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, स्ट्रिंग्स के ऊपर कैलकुलेशंस आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले वन में अगर आप कुछ ऐड करने का ट्राई करोगे, 0 1 2 3 4 एरर दे देगा। नीचे वाले वन में आप कुछ भी ऐड करने का ट्राई करोगे वो करने देगा। बेसिकली दोनों में वन वन ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रिंट कोट्स में वन लिखा, ठीक है, इसके अंदर मैंने वन ऐड किया, विल गिव मी एरर। एरर वगैरह रीड करना अभी देखेंगे क्या होता है, बट इस तरीके से एरर आते हैं, लाल लाल हो जाता है ना, ये एरर। ठीक है, बट वही अगर मैं एक नॉर्मल वन के अंदर वन ऐड कर दूं तो ये है मेन डिफरेंस। पूछो। हाँ, हाँ जी, ठीक है, नंबर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, कुछ भी है डबल कोट्स के अंदर वो स्ट्रिंग है।
बिना उसके है। तो डिपेंड करता है कि भाई आपने कैरेक्टर वगैरह लिखे तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर्स लिखे तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। आप लोगों को एक बात बताओ, वो गाइस जो बाकी दोनों आते हो कहाँ है? ओके, अच्छा, तो ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है? समझ आ रहा है अब तक? इजी लग रहा है ना? बेसिक कंसेप्ट, कोई डाउट्स कुछ नहीं? ठीक है, तो इस पे इतना ही रखते हैं। ठीक है, आइडियली पे इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें वैसे तो मेरे पास और होती हैं जो मैं आइडियली पे कर सकता हूँ, बट पॉइंट नहीं है, जो चीज आपको यूज ही नहीं करनी है उसको सीखने का पॉइंट नहीं है। ठीक है, वो पाइथन का एक इंट्रोडक्शन मिल गया कि पाइथन वर्क किस तरीके से करता है ना? अब हम अपने दूसरे सॉफ्टवेयर जो हमें इंस्टॉल करना है उस पर जाते हैं। आइडियली हमने पहली और आखिरी बार ओपन किया था आज। ठीक है, इसको बंद कर दो, बंद हो जाएगा। ठीक है, हमने पहली और आखिरी बार ओपन किया था इसे। ये सेव नहीं होता कुछ भी, आइडियल पे सेविंग भी नहीं होती, बहुत सारे इश्यूज आइडियल के साथ। मतलब वो एक बहुत बेसिक प्लेटफॉर्म है क्या आपको पाइथन का, हाँ, इंट्रोडक्शन लेने के लिए, दो तीन कमांड रन करके देखने के लिए, उसके लिए आइडियल। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास प्रॉपर कोड एडिटर्स। कोड एडिट कोड एडिटर्स, कोड एडिटर्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। ठीक है, यूजुअली हर एक पर्सन की अपनी खुद की एक चॉइस होती है। किसी को VS कोड पसंद आता है, किसी को जेड पसंद आता है, किसी को पाइथन पसंद आता है, कई कई लोग नोट पर भी कोडिंग करते हैं। ठीक है, कि अपनी अलग अलग निकलना है। कोई बात नहीं, लास्ट का थोड़ा सा बस हम इंस्टॉलेशन वाला पार्ट करेंगे, अगर रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक सेल्फ डाउनलोड करके इंस्टॉल ही करेंगे अभी अब। ठीक है ना? ओके, तो हम बात करें कोड एडिटर की। ठीक है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। किसी को कोई सा देखने में अच्छा लगता है, किसी को कोई देखने में अच्छा लगता है, किसी को किसी के फीचर पसंद आते हैं, किसी को किसी के फीचर पसंद आते हैं। ठीक है, बट जो आई कंसीडर कि भाई बिगनर फ्रेंडली है, कि आपको अलग अलग एडिटर से फेमिलियर कर देता है, ठीक है, वो है VS कोड। ठीक है, तो उसी के ऊपर करेंगे। ठीक है, मैं पर्सनली जेड यूज करता हूँ। ठीक है, तो जो मैं दिखा रहा हूँ और जो आपके सामने दिख रहा है वो थोड़ा सा विजुअली अलग दिख सकता है। ठीक है, कंसेप्ट, शॉर्टकट कीज, रन करने का तरीका सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, क्लियर है? तो हमें करना क्या, सिंपल सा टास्क है कि मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा, आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, नहीं उनके में। VS कोड सर्च कर लेंगे, सिंपल। हाँ, नॉर्मली ब्राउजर पे VS कोड सिंपली सर्च कर लेंगे। हाँ हाँ, ये डाउनलोड करने वाली चीज है, आप घर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ले आना, रिकॉर्डिंग में देखोगे आप, मिल जाएगा आपको। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। हो गया? ठीक है, इसमें आप सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड का। ओके, बाय। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड का, मिल गया? इसको ओपन करोगे, कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। क्या हुआ? आप लोगों को क्या हुआ? डाउनलोड नहीं है? आपने VS को, अच्छा, डाउनलोड नहीं है तो हाँ, आ जाओ, इस सेम सब्सक्राइब वो कर लो, फॉलो। किया? सेम वेबसाइट दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है ना? इसमें आपको पता ही है कहाँ पे क्लिक करना है, गेस करो कहाँ पे क्लिक करना है, कौन से वाले डाउनलोड? एक ही बटन है मेरे पास डाउनलोड करने का। ठीक है, इसी पे आप डाउनलोड करके क्लिक कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं डाउनलोड करने की मेरे को नीड नहीं है, डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया ना मैंने, जो ये वाली विंडो है इस पे क्लिक करोगे बस डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है, आई थिंक 100 समथिंग MB का होना चाहिए।
हाँ 100 समथिंग एमबीज का होना चाहिए। 2-3 मिनट लगेंगे इसको डाउनलोड में। इसको ठीक है। कंपनी में आपकी चॉइस होती है, उन्हें कोड से मतलब होता है। कहता ना जो ये कोडेटर्स है ना, ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे मैंने बताया मैं जेड यूज करता हूँ। देखो मैं यूज करता हूँ ये, मैं इस तरीके से कोड करता हूँ। इन द वेरी बेसिक सेंस दिखने में ये ऐसा दिखता है। वीएस कोड अगर मैं दिखाऊँ, इंस्टॉल नहीं है क्या वीएस कोड? कोड है वीएस कोड, ऐसा दिखता है। ये खुल रहा है। दिखने का कुछ फीचर्स का, कोई ऑटो कंप्लीशन वगैरह देता है, कुछ अलग अलग फीचर्स थोड़े बहुत होते हैं। कोड मेनली सेम ही होता है। ये वीएस कोड कुछ इस तरीके का दिखता है। कोड है ना, हाँ इसके अंदर आपको मैनुअली चीजें करनी पड़ेगी। वीएस कोड हो गया, जेड हो गया। आउटपुट, हाँ हाँ वो आप कोई भी कोड यूज करो। जैसे मैं जेड यूज करता हूँ, उसमें भी सेम कंसेप्ट ही होता है। मैन्युअली करना पड़ता है मेरे को, वीएस कोड में मैन्युअली करना पड़ता है। एक आइडियल है जिसमें आप एंटर करते हो वो हो जाता है। इन सब में ऐसा नहीं होता है। हो गया इंस्टॉल, डाउनलोड मतलब। हाँ बस एक्सेप्ट कर लो ना, नो इशू। मैं देखता हूँ मेरा वाला सेटअप, अगर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ तो। 1 मिनट रुको, मैं अपना देखूँ मेरा सेटअप वैसे चलेगा कि नहीं। हाँ मैंने इस तरीके से मेरा सेटअप खुलता है। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, मेरे पास ये वाला पैनल आता है। नेक्स्ट नहीं करना है इस पे अभी। ठीक है, इस वाले पैनल में ऊपर वाला करना चाहो तो बेसिकली ये डेस्कटॉप पे आइकन बना देगा। अगर करना है तो आपकी मर्जी है। ऊपर वाला, नीचे वाले चारों टिक होने चाहिए, ये नेसेसरी है। अब आपने, हाँ दिखेगा तो ऐसे ही। आपने इंस्टॉलेशन कैसे कर रखी है उसका आइडिया नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं, वो तो फिक्स कर लेंगे बाद में। हाँ ये चारों ऑप्शन टिक कर दिए नीचे वाले अदर में से, है ना। बस आप नेक्स्ट कर दो। ठीक है, और लास्ट में इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ठीक है, सिंपल है। बट आपको इसके सेटअप में वही ध्यान रखना है कि वो चार ऑप्शन है वो टिक होने चाहिए। इसका यूज क्या है, वो क्यों टिक करना है, वो आगे पता लग जाएगा आपको जब यूज करेंगे। उसको ओपन करो, इस तरीके से आएगा। आई एक्सेप्ट करना नीचे से, नेक्स्ट कर देना। ठीक है, अगली विंडो कुछ इस तरीके की आएगी। क्या है, इन चारों को टिक कर दो, ऊपर वाले को। मतलब ऊपर वाला आपकी चॉइस है। हाँ ऊपर वाला आपको करना है, आप कर लो टिक। ऊपर वाले का बेसिकली काम क्या है कि आपकी जो डेस्कटॉप है ना, उसके ऊपर वीएस कोड का आइकन बना देगा। मेरे को मेरे डेस्कटॉप के ऊपर वीएस कोड का आइकन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अनटिक छोड़ा है। आप टिक करोगे आइकन आ जाएगा, सिंपल से ये काम है उसका। ठीक है, नीचे वाले में चार ऑप्शन है, उनको चारों को टिक कर दो। नेक्स्ट करोगे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप रुक जाओ, अभी आप रुक जाओ। अभी देख लेंगे जब कोई इश्यू आएगा तो देख लेंगे। हाँ, इंस्टॉल करने के बाद मैं सेटअप ये फिनिश कर लेना। ठीक है, तो आप वीएस कोड ओपन करोगे बस। एक मिनट दो। ये आपके पास मेरा वाला तो ऑलरेडी ओपन रहेगा, फिर मतलब क्लियर है। एक बार उनको भी इंस्टॉल होने दो, फिर बताता हूँ। इसमें वैसे वही करना चाहिए, मार्कडाउन का ऑप्शन होगा एक। हाँ, टिक करना है। हाँ, अभी और कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, अभी खुला रहने दो, समझेंगे तो यही क्या है क्या नहीं है। मार्क डन का ऑप्शन होगा नीचे देखो, मार्क डन लिखा होगा, है ना। इस पर टिक कर दो बस। पाइथन, पाइथन ना हम कोर पढ़ रहे हैं। अभी रुक जाओ। मैंने बोला ना मार्क डन करके छोड़ दो उसे अभी। जो हम पाइथन की बात करते हैं ना, हम कोर पाइथन पढ़ते हैं।
मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी तभी आपको बताया था कि पाइथन हम यूज कर रहे हैं चीजों को ऑटोमेट करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इस कोर पाइथन को आप इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस एनालिटिक्स में कैसे इंप्लीमेंट होगा, डेटा एनालिटिक्स में कैसे इंप्लीमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा एनालिस्ट क्या कर सकता है कि भाई डेटा को सॉर्ट वगैरह करके ग्राफ बना लिए, है ना। एक बिजनेस एनालिटिक्स क्या कर सकता है, डेटा को देख के मेल्स वगैरह करवा दिए। पॉइंट कि हम कोर पाइथन पढ़ रहे हैं, जो कि कुछ भी करना है आपको पाइथन से। पाइथन सब कुछ के लिए यूज कर सकते हो आप, लाइक कंप्यूटर में कुछ भी इमेजिन करो, उसमें आप पाइथन से कर सकते हो वो चीज। हाँ हाँ तो चाहिए। ठीक है, खुला, राइट। अब इसके अंदर पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आप लोगों से, ठीक है, पैनिक मत करना। मैंने बस जो आपका ये वाला पैनल आता है ना, यहाँ पे पूरा पैनल आ रहा है एक, जिसके अंदर न्यू फाइल वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने वो बंद कर रखा है। ठीक है, आपके में यहाँ पे ना एजेंट का पैनल भी आ रहा होगा, ये वाला एजेंट साइड, है ना, उसको भी ऊपर क्रॉस का बटन होता है उसमें, मैंने उसको भी बंद कर रखा है। बेसिकली देखो आपका इस तरीके का पैनल आ रहा होगा, है ना, यहाँ से क्रॉस करोगे ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली वही है कि आपको चैट जीपीटी को कुछ बोल के कोड लिखवाना है, वो वाला काम हो जाता है, वो VS कोड के अंदर से ही हो जाता है, आपको अलग से ब्राउजर पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो समझते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं VS कोड क्या है, कैसे दिखता है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा मेन VS कोड होता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मेरे मेन सारे ऑप्शन होते हैं जो मेरे को यूज करने होते हैं। ठीक है, क्लियर। जब मैं सबसे पहला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एक्सप्लोरर, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास बेसिकली मेरा ना फाइल मैनेजर टाइप खुलता है। अभी इसमें कोई भी मैंने फोल्डर ओपन नहीं कर रखा, तो यहाँ पे ओपन फोल्डर का इस तरीके से ऑप्शन दे रहा है मेरे को। ठीक है, आप क्लिक करोगे आपके में सेम ही ऑप्शन आएगा, है ना, आपके में सेम ही ऑप्शन आ रहा है। तो मेरा होता है एक्सप्लोरर, बेसिकली फाइल मैनेजर। ठीक है, तो इसके अंदर हम फोल्डर्स वगैरह पे वर्क करते हैं। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। ओके, ठीक, तो एक्सप्लोरर। ठीक है, इसके बाद मेरे को, एक तो मेरे को इस पैनल की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरे मेरे को किस पैनल की जरूरत होती है, मेरे को जरूरत होती है मेरे टर्मिनल की। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो मैं जो ऊपर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर सकता हूँ, बस इस तरीके से टर्मिनल खुल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने ऊपर, ठीक है, तो बस इस तरीके से टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस तरीके से खुलेगा आपका। ये बीच वाला है ना, जिसके अंदर स्क्वायर है, ऊपर वाला ज्यादा पे ज्यादा, नीचे वाला कम है ना, इधर टर्मिनल। ठीक है, मैं अपना मैक्सिमम टाइम कोड में बिताऊंगा, यहाँ पे कोड करते हुए बिताऊंगा। ठीक है, जब मेरे को कोड को रन करना है तो मैं टर्मिनल पे आता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि जब मैं कोड कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल फाइल्स के अंदर करूंगा, मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें करूंगा। आप चाहो तो हर दिन का कोड अलग भी कर सकते हो, मैं एक ही फाइल के अंदर करता हूँ वैसे। चाहो तो हर दिन का कोड अलग भी कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है। तो जब भी आपको फाइल्स वगैरह चेंज करनी है, फाइल्स मैनेज करनी है, तो आप एक्सप्लोरर में आते हो। ठीक है, ये तीन पैनल है जो आपको सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप तीनों खोल के रखोगे तो आपको पता है, देखो कैसे हौच पौच हो गया सारा, ये समझ आने की मजा आती है, तो इसलिए यूजुअली बंद करके रखा जाता है इन्हें। तो उन्हीं बटन से दोबारा क्लिक करोगे ये बंद हो जाते हैं। क्लियर है, क्लियर। ठीक है, अब एक लास्ट चीज जो आपको, जब आप VS कोड इंस्टॉल किया है तो एक बार करनी होती है सिर्फ। ठीक है, फ्रेश VS कोड इंस्टॉलेशन पे करनी होती है ये। ठीक है, हमें ना VS कोड बाय डिफॉल्ट वैसे देखो पाइथन को काफी अच्छे से हैंडल करता है, बट स्टिल कुछ एडिटिंग, कुछ ऑटो कंप्लीशन वगैरह हमें रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मैं कोड लिख रहा हूँ। और जैसे एक्सेल में होता है, एक्सेल यूज किया आपने, एक्सेल में आपको फॉर्मुला लगाओगे तो नीचे ऑप्शन आता है कि कौन सा फॉर्मुला लगाना चाह रहे हो आप, है ना, वैसे हम पाइथन में भी कर सकते हैं। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट VS कोड के अंदर वो चीज एनेबल नहीं होती है, इसे हमें एनेबल करना पड़ता है। वन टाइम प्रोसेस है ये सिर्फ। ठीक है, जब आपने अभी फ्रेश VS कोड इंस्टॉल किया इसलिए आपको करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, अब करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड देखोगे ना, आपके पास एक एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा एक्सटेंशन का। ठीक है, ऐसे बॉक्सेस करके आइकन होगा एक, है ना। हाँ श्योर श्योर, मिल गया। एक्सटेंशन के ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है पाइथन।
ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस तरीके का, पाइथन का, पाइथन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये देखो ना, यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन पे जाना है आपको, ये इस तरीके का दिखेगा, पाइथन लैंग्वेज कोड, ऊपर पाइथन लिखा, नीचे माइक्रोसॉफ्ट टिक्ड है। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, आपका इस तरीके का एक पैनल खुल जाएगा। मेरे में यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे पास अनइंस्टॉल डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, इंस्टॉल कर लो उसे बस। ठीक है, तो एक्सटेंशन है, इसका काम क्या है कि भाई जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ, मान लो मैंने प्रिंट लिखना है, मैंने पीआर लिखूंगा, वो प्रिंट ऑटो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो कोडिंग थोड़ी, हाँ हाँ वही, हाँ ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा ये। बस आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, हमारा जो हम कल की क्लास में जिस चीज को स्टडी करेंगे फर्दर, वो हमारा सेटअप क्रिएट हो गया है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और करेंगे बस लास्ट। ठीक है, सिंपल सी है, ये इंस्टॉल हो गया, एक बार हो जाए तो मेरे को बताना, सेम ऐसा आना चाहिए। हाँ, हो गया। ठीक है, अब VS कोड बंद कर दो, बाकी हम आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, VS कोड में आप ये इंस्टॉल करके बस बंद कर सकते हो। तो एक छोटी सी चीज और करनी है हमें, वो और भी बताऊंगा मैं। हो गया, ठीक है, आपका हो गया अनुष्का, पहले से इंस्टॉल्ड है, हमने यूट्यूब वगैरह देख के किया था, बता देते हैं। ठीक है, नो इश्यू। हाँ बस बंद कर दो। ठीक है, हमें ना एक चीज क्या करनी है कि वी वांट की जो पाइथन है ना, देखो थोड़ा सा मेसी हो जाता है पाइथन का पार्ट ना, कि बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं, कुछ होता है, तो आप अलग अलग जगह पे ऐसे ही रखोगे तो वो फिर मिल पाने में काफी, हाँ, इशू जाता है। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप ना कहीं पे भी अपने सिस्टम में एक फोल्डर बना लो, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने सारे पाइथन के कोड रखने वाले हो। ठीक है, तो मैं अगर दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है। ठीक है, अम, एक कोड्स करके मेरे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर मैंने सारे पाइथन के कोड रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब कोड्स करके एक फोल्डर बना रखा है। अब इसमें आप कुछ भी नाम दो। एक ना चीज रिकमेंडेड हमेशा क्या रखती है, जब भी आप नेमिंग कर रहे हो ना टेक के अंदर, तो दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिस को अवॉइड करो हमेशा, एसक्यूएल टाइम भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, जब भी फोल्डर बना रहे हो आप, कुछ कोड में कुछ कोड में भी हमें बहुत सारे नेम्स देने होते हैं। ठीक है, वो कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, स्पेसिस अवॉइड करनी चाहिए हमें हमेशा। ठीक है, फोल्डर्स वगैरह बनाने में स्पेसिस लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ इशू मिलेगा नहीं, आगे चलकर आपको रियलाइज होगा कि भाई हमने बहुत गड़बड़ कर दी है, और बाद में वो चीज फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फोल्डर बनाओ, नेम दो उसे, जैसे मैंने कोड दिया, कुछ भी नाम दो। ठीक है, स्पेसिस अवॉइड करना। ठीक है, दूसरी चीज, इनके ना नेम्स जो है, जब भी मैं टेक में कुछ नेमिंग कर रहा हूँ, कभी भी ना मेरे को किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से या फिर नंबर से उसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई मैं नेम दे रहा हूँ, हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल डजंट मैटर। ठीक है, नंबर से या किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का एक प्रॉपर रीजन है, वो अभी आपको मैं समझाना चाहूंगा तो भी समझ नहीं आएगा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको रियलाइज होता रहेगा वो चीज। ठीक है, तो आपको एक फोल्डर बनाओगे। ठीक है, फिर से फोल्डर बनाओगे। अब VS कोड ना, जैसे अभी हमने ओपन किया था, यहाँ पे गए थे, VS कोड पे क्लिक कर दिया था, ओपन हो गया था, ऐसे नहीं करना है। जब भी हम VS कोड ओपन करेंगे, क्या करना है, जिस फोल्डर में मैं हूं, फिर राइट क्लिक करूंगा एम्प्टी स्पेस में। हाँ, ठीक है, वैसे ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। ओपन विद कोड का कौन से कोड के साथ में, हाँ, ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा मेरे पास एक। ठीक है, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, मेरा VS कोड खुल जाएगा। और डिफरेंस क्या होगा नॉर्मली खोलने में और इसमें खोलने में, कि इसमें जो मेरा फोल्डर था, इसे तो छोड़ो, जो मेरा फोल्डर था वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट खुल जाता है। वैसे आप यहाँ पे जो ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है, उस पर जाके वो फोल्डर सेलेक्ट भी कर सकते हो। वो प्रोसेस मेरे को थोड़ा सा लंबा लगता है, तो मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, ये वाला चीज करके देख लो बस लास्ट। आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, आगे की चीजें हम कल करेंगे। पाइथन आपका एजाइल खत्म होते होते हो जाएगा, चैट चल रहा है, रहा हूँ, एजाइल खत्म होते होते पाइथन भी हो जाएगा। एक हफ्ते में कैसे, मैंने क्या बोला, जब आप, हाँ, आपको एजाइल को 2 हफ्ते लग सकते हैं आराम से, 1 से 2 हफ्ते, तो बना लो ना।
स्टैट्स चल रहा है। मैं नहीं, मैंने क्या बताया कि आप वीकेंड पे कर रहे हो, तो एक उसकी क्लास के कंपैरेटिवली इसकी 4 क्लासेस होंगी, तो एजाइल खत्म होते होते ये भी होगा। गेटिंग अ पॉइंट? समझ नहीं आया आपको? मान लो आपको एक महीने में अगर एजाइल पढ़ रहे हो, कितनी क्लासेस हुई एजाइल की? हम उसे वीकेंड पे कवर करेंगे अगर तो। हाँ हाँ, समझ गए? कोई इशू नहीं, नो इशू, नो इशू। चलो ओके, बाय बाय, सेम टाइमिंग, सेम टाइमिंग। मेरे को भी नहीं है, मैं भी उठ के आ रहा हूँ ना। ओके बाय बाय। कोई डाउट अनुष्का की क्लास में? अभी तो नहीं है, ओके बाय बाय, कल मिलते हैं। क्या लगा? प्रैक्टिस करो, डाउट ले आना कल, ठीक है? ओके बाय बाय, कल सेम टाइम, ठीक है? ओके, आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह? अभी नहीं है ना, प्रैक्टिस वगैरह करना, देख लेना, हाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।